बिहार में शिक्षकों की बहाली और स्टेट पात्रता को लेकर अभ्यर्थियों में कई तरह के कंफ्यूजन हैं, जिसे बिहार के शिक्षा मंत्री ने आज एक एक कर दूर किया। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों के तमाम तरह के कंफ्यूजन को दूर किया और साथ ही यह भी बड़ा ऐलान किया कि 2011 के अभ्यर्थी भी अब बहाली की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। ये तस्वीरें कल की हैं, जब पटना में भावी शिक्षकों ने जमकर बवाल काटा था। मजबूरन पुलिस को लाठियों का सहारा लेना पड़ा था। एसटीईटी पास ये वो अभ्यर्थी हैं जो मेरिट लिस्ट और पात्रता लिस्ट को लेकर कंफ्यूजन में हैं, या फिर वो किसी बहकावे में बवाल काट रहे हैं। जैसा कि कल शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा था, आज न्यूज 18 के जरिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने एसटीईटी अभ्यर्थियों के तमाम कंफ्यूजन को एक एक कर दूर किया। पात्रता परीक्षा के मेरिट लिस्ट से नियुक्तियां नहीं होती हैं। नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट जो अलग अलग नियोजन इकाई है, वहां जब विज्ञापन निकाल के रिक्तियां प्रकाशित की जाएंगी, जो अभ्यर्थी इसमें पास किए हैं, उत्तीर्ण किए हैं या क्वालिफाई किए हैं, ये लोग उसमें आवेदन करेंगे इकाईवार, और फिर उस इकाई द्वारा जितने भी अभ्यर्थी एक इकाई विशेष में आवेदन करेंगे, उनके मेरिट और मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट वहां बनाएगी इकाईवार। दरअसल सरकार ने 3 दिन पहले ही बड़ा फैसला लेते हुए सभी एसटीईटी अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला किया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी की वैलिडिटी को भी लाइफ टाइम कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी एक बार टीचर होने के पात्र बन गए, उनकी पात्रता तय सीमा तक वैलिड रहेगी। यही नहीं, सरकार ने 2011 में पास अभ्यर्थियों को भी आगे की बहाली में शामिल करने का फैसला लिया। वो इंतजार अब छोड़ चुके थे, वो निराश हो चुके थे, और ये हम लोगों की सरकार ने फैसला लेकर उनको फिर से मौका देने की व्यवस्था की है। फिर से लाइफ टाइम वैलिडिटी मैंने मान्यता प्रदान करके उनके सर्टिफिकेट को जिंदा रखा है पात्रता परीक्षा पास करने का, और अगर उनकी उम्र सीमा बची है तो निश्चित रूप से वो अप्लाई कर सकते। इतना ही नहीं, 15 अगस्त तक छठे चरण की प्रक्रिया भी पूरी कर लेने का भरोसा शिक्षा मंत्री ने दिया है। जाहिर है, बिहार सरकार ने एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसे अभ्यर्थियों को भी समझना होगा। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। 13 दिन पहले हुए दरभंगा ब्लास्ट मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरभंगा ब्लास्ट की पूरी साजिश पाकिस्तान से रची जा रही थी, क्योंकि यूपी के कैराना से गिरफ्तार सलीम का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है। दिनों पहले दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट हुआ था, जिसके तार अब पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरभंगा ब्लास्ट की साजिश में पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि पार्सल ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान से रची जा रही थी। 13 दिनों में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि यूपी के कैराना से गिरफ्तार सलीम का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। सलीम पाकिस्तान के इकबाल काना के संपर्क में था। इकबाल काना हैंडलर था और नापाक मंसूबों को अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि दरभंगा ब्लास्ट की जिम्मेदारी तेलंगाना के इमरान मलिक और नासिर मलिक को दी गई थी। इमरान और नासिर का लश्कर से कनेक्शन सामने आ रहा है। यह भी खुलासा हुआ है कि दरभंगा ब्लास्ट के पीछे आईएसआई ने करोड़ों की फंडिंग भी की थी। जिस सुफियान का नाम पार्सल पर लिखा था, वो सुफियान भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है। पार्सल ब्लास्ट मामले में यह भी खुलासा हुआ है
कि दरभंगा ब्लास्ट की साजिश 2020 से ही रची जा रही थी। दरभंगा ब्लास्ट में 2 स्लीपर सेल का इस्तेमाल भी हुआ था, जो बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। 60 बच्चों का रिक्रूटमेंट भी किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और राजधानी पटना के रिहायशी इलाके में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जहां से कई अर्धनिर्मित हथियार और मशीनें जब्त की गई हैं। इसके साथ ही 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तबाही का ये सामान राजधानी पटना में बनाया जा रहा था। नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर गुलमहिया चक में एक घर में मिनीगन फैक्ट्री चल रही थी। जरा सोचिए, अगर ये हथियार तैयार हो जाते तो इनका क्या इस्तेमाल हो सकता था। एसटीएफ की टीम जब यहाँ पहुंची तो तस्वीरें देखकर दंग रह गई। घर में हथियारों की पूरी फैक्ट्री चल रही थी। कमरे में न सिर्फ हथियार मिले, बल्कि लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन सहित कई सामान बरामद हुए। ये फैक्ट्री राम इकबाल महतो के घर में चल रही थी। और इस क्रम में बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की सामग्री, हथियार बनाने वाला उपकरण और 20 अर्धनिर्मित पिस्टल की बरामदगी की गई है। साथ ही कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री काफी दिनों से चल रही थी। मुंगेर के अंकित कुमार ने बिस्कुट फैक्ट्री के नाम पर मकान किराए पर लिया था और यहाँ असलहों की फैक्ट्री चला रहा था। पकड़े गए लोगों में 5 मुंगेर के और 1 भागलपुर का है, जबकि 2 मकान मालिक राम इकबाल महतो के बेटे हैं। जिस इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी वो घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन काला कारोबार ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका और पुलिस को इसकी खबर मिली, जिसके बाद छापेमारी की गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। इधर कोरोना संकट के बीच बंद सरकारी स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। राजधानी के मंदिरी के सरकारी स्कूल के कैंपस में बीड़ी, सिगरेट और शराब की खाली बोतलें बिखरी पड़ी हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन में स्कूल बंद क्या हुए, जुआरियों, नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया। स्कूल कैंपस में बिखरे नशे के सामान की ये तस्वीरें काठपुल मंदिरी की हैं, जहां ये स्कूल आसपास के असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। तो कुल मिलाकर एक संवेदनशील मामला बनता है। जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर बिस्लरी के बोतल हैं, शराब के खाली बोतल भी हैं, साथ ही कई तरह की नशीली दवाइयाँ, इंजेक्शन यहाँ पर फेंके पड़े हैं। देखिए दर्जनों इंजेक्शन यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो आखिर स्कूल में लोग प्रवेश कैसे करते हैं, ये हैरान करने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्कूल कैंपस है, लेकिन पड़ोस के लोगों ने देख सकते हैं कि दूध का जो यहाँ पर केन है उसको यहाँ पर स्टोर करके रखा है। ये बॉक्स महीनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो एक विडंबना है कि सरकारी स्कूल है और यहाँ पर किस तरह से लोग कब्जा जमाए हुए हैं। असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके स्कूल कैंपस में बिखरे बीड़ी, सिगरेट, शराब की बोतलें, नशे की दवा और नीडल्स को लेकर स्कूल शिक्षकों की अपनी ही दलीलें हैं। 9 से 4 ही हम लोग केयर करेंगे ना, उस बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब रात में क्या होता है ये जानकारी नहीं है हमें। बुरा लगता होगा देख, बहुत बुरा लगता है, दुख होता है कि बच्चे अपने जिंदगी खुद खराब करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं और इस स्कूल के आसपास के इन मासूमों ने जो यहाँ पर चल रही नशाखोरी पर हमसे बात की, वो बेहद ही हैरान करने वाला था कि यहाँ पर बचपन कैसे गुमराह हो रहा है। कि मेरा स्कूल है तो कहा था तो वो मारता है हम सबके। हाँ, तो मारता है। हाँ। क्या सब पीता है? बियस, गांजा, सुलेशन। ये है सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार सरकारी स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने की बात कह रहा है, जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बात कर रही है, लेकिन जो हालात है वो बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल भगवान भरोसे है।
अब देखने वाली बात यह होती है कि खबर दिखाए जाने के बाद सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि स्कूल के अंदर अगर नशेड़ी कब्जा जमा ले तो समझ लीजिए शिक्षा का मंदिर पर कलंक लगना लाजमी है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है निर्देश, और निर्देश क्या है इसके बारे में और भी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है निर्देश, वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर बाद ही बनेगा बूथ। तो ये नई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो निर्देश दिया गया है कि वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर बाद ही बनेगा बूथ। पंचायत में बने नए सरकारी भवनों में बूथ बनाने का निर्देश दिया गया है। 5 जुलाई तक सभी डिटेल देने का निर्देश जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया यह निर्देश। पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर बाद ही बूथ बनाने की बात कही गई है। नए सरकारी भवनों में बूथ बनाने का निर्देश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद पटना लौट चुके हैं। नीतीश कुमार ने दोनों आंखों की दिल्ली के एम्स में सर्जरी कराई और अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। पटना पहुंचने पर नीतीश कुमार ने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें अभी ज्यादा बाहर नहीं निकलने और तेज रोशनी से बचने की सलाह दी है। नीतीश ने कहा कि 2-4 दिन और परहेज करना है, लेकिन फिलहाल सब ठीक है। आँख का देख करके जो ऑपरेट करना था वो कर दिया है, और देख करके तो कहा कि अब आप जा सकते हैं। और कहा है अभी थोड़ा बाहर हो उससे बचाव कीजिएगा, बस और कुछ नहीं, सब ठीक। और काफी विवादों के बाद आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना वैक्सीन ली है। तेजस्वी के साथ उनके बड़े भाई और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का टीका लिया है। इस तस्वीर का इंतजार जितना तेजस्वी और तेज प्रताप को था, उससे ज्यादा इंतजार सत्ता पक्ष को था। वैक्सीन को लेकर काफी विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आखिरकार आज वैक्सीन ले ही ली। तेजस्वी के साथ तेज प्रताप यादव ने भी टीका लगवाया है। दोनों भाइयों ने मेदांता अस्पताल में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का टीका लिया है। बहुत लोग बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, उनका अपना काम है। कौन सा टीका लगवाया आपने? कई टीके यहाँ पर है, हम लोगों ने स्पुतनिक लगाया। नहीं, सबको तो हमने कल जो बैठक हुई थी जिला अध्यक्षों के साथ, उसमें भी हमने सबको बोला था कि सब लोग जो है जनता के बीच रहना होता है, तो सब लोग जो है वैक्सीनेशन जो है वो लगवाएं। तेज प्रताप यादव ने टीका लेने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर सभी से टीका लगाने की अपील की है। वहीं तेजस्वी के देरी से टीका लगवाने पर जेडीयू ने न सिर्फ तंज कसा है, साथ ही वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं करने की भी नसीहत दी है। टीका लेकर उसका ट्विटर, फेसबुक पर डालिए ताकि लोगों को मैसेज जाए कि उन्होंने टीका लिया। बाकी तो ठीक है, स्पुतनिक टीका लिया, कौन टीका लिया तो अच्छी बात है कि उन्होंने टीका लिया। तो आरजेडी के बाकी लोगों को भी टीका लेना चाहिए और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। तेजस्वी यादव टीकाकरण को काल्पनिक बता रहे थे। स्वदेशी टीका भी उपलब्ध, लेकिन विदेशी टीका ही लिया। खैर, यह आपकी इच्छा, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि राजनीतिक टीकाकरण में व्यस्त थे, बहुत विलंब किया, लेकिन आपने टीका लिया भी तो वह विदेशी टीका, वह आपकी फितरत। दरअसल तेजस्वी और तेज प्रताप के टीका नहीं लेने को लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर था। देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने के करीब 5 महीने बाद दोनों भाइयों ने टीका लगवाया है, जिसका सत्ता पक्ष ने भी स्वागत किया है। पटना से संवाददाता शालेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।
करीब 1200 करोड़ के सृजन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सृजन महिला विकास सहयोग समिति की 4 करोड़ 10 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। आज की इस कार्रवाई में ईडी ने 12 फ्लैट, 5 जमीन के प्लॉट, मकान और बैंक अकाउंट जब्त किए हैं। ईडी ने अपनी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की और यह संपत्ति भागलपुर, सीतामढ़ी और देवघर में जब्त की गई है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।